हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। साथियों, हम लोग यूपी बोर्ड के विज्ञान पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग इकाई 6 अर्थात अभ्यास 6 कोशिका से अंग तंत्र पाठ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर तथा ऊतक का सामान्य परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जो 2 वीडियो में आपको बताया गया है, जिसे आप लोग हमारे पहले और दूसरे कोशिका से अंग तंत्र पाठ के अंतर्गत वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप लोग पढ़े थे कि कोशिका क्या होती है, तो एक बार हम लोग रिमाइंड करते हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग की पक्षी का अंडा है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। उसके आगे हम लोग पढ़े कि कोशिकांग जो होते हैं उनके कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। फिर हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर का अध्ययन किए थे। उसके बाद हम लोग ऊतक का अध्ययन किए थे कि समान संरचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाते हैं। ऊतक के प्रकार के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम सभी लोग इस पाठ के अंतर्गत वीडियो के पार्ट नंबर 3 में जंतुओं में समन्वय पार्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जंतुओं में समन्वयन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं जंतुओं में समन्वयन। तो देखते हैं कि यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से न हो तो शरीर को आवश्यक भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त होंगे। यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से न हो तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग की जो बॉडी है, अगर हम लोगों के शरीर में पाचन क्रिया अगर सही से न हो, खाने से लेकर के पचाने तक की क्रिया अगर सही न हो, तो हम लोगों को पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, जिससे शरीर को ऊर्जा भी नहीं प्राप्त हो सकेगी। हमारा बॉडी भी एनर्जी कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनसे जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है। अगर वो सही से हमको मिलेगा ही नहीं तो हमसे एनर्जी प्राप्त होगी ही नहीं। इसी प्रकार यदि ब्रिक मतलब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे तथा समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। आप सभी लोग जान लीजिए कि यदि ब्रिक ही काम करना बंद कर दे, किडनी काम करना बंद कर दे, तो रुधिर में जो है उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर से बाहर निकाली जाती हैं, वो सभी पदार्थ जम जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी और समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी, जिससे हमारा आपका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिनका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है। इसे समन्वयन भी कहते हैं। और जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य 2 तंत्रों द्वारा होता है। जानते रहिएगा कि जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का जो कार्य होता है वह 2 तंत्रों द्वारा होता है। कौन कौन से तंत्र हैं? तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तंत्रिका तंत्र द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मनुष्य में, जंतुओं में समन्वयन स्थापित करने का कार्य होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे। तंत्रिका तंत्र के बारे में तो पढ़ते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र जो है, शरीर में घटित होने वाले समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ रज्जु, तीसरा तंत्रिकाएं।
मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 प्रमुख भाग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। पहला नंबर है मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ रज्जु और तीसरा तंत्रिकाएं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पर कि यह मनुष्य का शरीर है। इसमें नर्वस सिस्टम को दिखाया गया है, तंत्रिका तंत्र को दिखाया गया है। यहाँ पर आप मस्तिष्क देख सकते हैं, यह रीढ़ रज्जु है, यह रीढ़ तंत्रिकाएं हैं, ये सब तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिकाओं का तो पूरा जाल फैला होता है शरीर में, बॉडी में पूरा जाल ही फैला होता है। जो मस्तिष्क होता है वह कपाल के अंदर होता है, कपाल के अंदर मस्तिष्क होता है। रीढ़ रज्जु जो होती है वह रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। रीढ़ तंत्रिकाएं आप देख ही रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं, मनुष्य मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि मस्तिष्क जो होता है यह क्या कार्य करता है और यह कहाँ पर स्थित होता है। तो मस्तिष्क यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। जैसा आपको भी बताया गया है कि यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है और कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा ही लिया जाता है, जैसे सूंघना, श्रवण करने की क्षमता या रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क के ही द्वारा होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तरल शक्ति विकसित होती है। मनुष्य के पास देखिए क्या है, मनुष्य के पास उसका मस्तिष्क ही है जो इस पृथ्वी जगत पर सभी जीव जंतुओं से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य को ही कल्पना करने की, सोचने की, समझने की, चिंतन करने की क्षमता होती है और वह सभी क्षमता हम लोग को मस्तिष्क से ही प्राप्त होती है। आगे है रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु जो है मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। चित्र में आपको अभी दिखाया भी गया है कि रीढ़ रज्जु कहाँ होता है। रीढ़ रज्जु जो होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। ये देख लीजिए, रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं जिससे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो रीढ़ रज्जु कहाँ होता है? शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित होता है। आगे हम लोग देखते हैं तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में यदि कोई भी उद्दीपन हो तो उन्हें तुरंत ग्रहण कर लिया जाता है और उस ग्रहण करने के बाद उसे मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे आपको चोट पैर में लगता है, लेकिन आपको तुरंत मालूम कैसे होता है? चोट तो लगा है पैर में, लेकिन आपको मालूम है कि होंगे हमारे पैर में चोट लग गया। इसी तंत्रिकाओं की वजह से ये तंत्रिकाएं जो होती हैं, आपके शरीर में कहीं भी कोई भी उद्दीपन हुआ हो, कोई गुदगुदी हो या चोट हो या कुछ भी आपको लगेगा कि कुछ भी अंतर हो रहा है, यह तंत्रिकाएं ही उस संदेश को आपके मस्तिष्क तरफ भेज देती हैं, मस्तिष्क के पास भेज देती हैं और आपको मालूम हो जाता है कि हमारे इस शरीर में इस जगह पर कुछ हुआ है। तो मनुष्य के आगे देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। देखते हैं, इन्हीं में थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं छोटे रूप में। तो कपाल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? यह ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं, जैसे सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद जानने की सूचना आदि। जो कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं, यह सुनने की, सूंघने की, छूने की या स्वाद जानने की सूचना को पहुंचाती है मस्तिष्क तक। जो रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं, इनका क्या कार्य होता है? रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं, ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। सूक्ष्म जंतुओं जैसे अमीबा तथा स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ आदि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी प्राणियों में की भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। यहाँ पर एक शब्द आ गया कशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी, एक सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए कि जिसके शरीर में रीढ़ रज्जु या रीढ़ की हड्डी है तो वह कशेरुकी है, और जिसमें यह नहीं है तो वह अकशेरुकी प्राणी है। क्लियर? लेकिन देखिए, हाइड्रा जो है, एस्केरिस है, केचुआ है, इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हाइड्रा,
एस्केरिस, केचुआ, इन जंतुओं में तंत्रिका, लेकिन यह मनुष्य की जो होता है या फिर जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनकी तरह इनका तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। आगे जो है हम लोग पढ़े थे कि जंतुओं में समन्वयन जो होता है वो दो तंत्रों के द्वारा होता है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो होता है वो उसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र के 3 भाग पढ़े, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं, 3 भाग हम पढ़ लिए। और तंत्रिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो जंतुओं में समन्वयन होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा भी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के भी द्वारा समन्वयन होता है, जिसको हम देख लेते हैं। ये फिगर है मनुष्य का, आप इसको देख सकते हैं कि ये मनुष्य का एक फिगर आपके सामने दिखाया गया है। मनुष्य का फिगर है, इसमें कुछ ग्रंथियों के नाम है जिसे आप अपने किताब में अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्न्याशय है, स्त्रियों के अंडाशयों की स्थिति है, वृषण है। ये सब ग्रंथियां होती हैं और इस ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं जिससे बॉडी में समन्वयन की क्रिया होती है। देखते हैं इनको। जंतुओं में तंत्रिकी समन्वयन के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। चित्र में दिखाया भी गया है कि इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन्स द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं। हार्मोन्स के द्वारा जो होता है, हार्मोन्स जो होते हैं रक्त के द्वारा, जो हार्मोन्स होता है, जो ग्रंथियां होती हैं उनसे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जो रिलीज होते हैं, निकलते हैं, वह ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संचालित हो जाते हैं। और हार्मोन्स जो है रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से, अब इसका चार्ट है भी आगे देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए कि जैसे अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह एड्रिनेलिन होता है। एड्रिनेलिन। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एड्रिनेलिन जो है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। और यह आपके शरीर में अगर मात्रा बढ़ गई इसकी, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध होगा। इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी क्रोध आपका बढ़ता जाएगा। और इस क्रोध को कम करने के लिए अगर आप पुनः अपने सामान्य स्थिति में आते हैं तो उसके लिए भी कोई हार्मोन्स ही होता है जिसकी वजह से आपका क्रोध या गुस्सा कम हो जाता है। उसके लिए जो विशिष्ट हार्मोन होता है वह होता है नार एड्रिनेलिन। वह होता है नार एड्रिनेलिन, जिसकी वजह से आपका गुस्सा जो होता है वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, पीयूष ग्रंथि तथा जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। ये इनका आगे चार्ट पेपर दिया है, उसको हम लोग देखेंगे। और इस चार्ट पेपर को मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चार्ट पेपर बना लीजिएगा और इसे अपने क्लास में चिपका दीजिएगा। देखते हैं जो कुछ ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे होता है कि पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। इससे कौन सा हार्मोन्स निकलने होता है? स्रावित होने वाला हार्मोन्स का क्या नाम है? इसे जो स्रावित होने वाला हार्मोन्स है वह वृद्धि हार्मोन है। ठीक, इससे पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है? यह शरीर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। अगर यह हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन्स कम स्रावित हो रहा है तो हमारी वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी। आगे देखते हैं दूसरा है जो ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका कार्य जो होता है यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। याद कर लीजिए सभी लोग। पैराथायराइड, अगला है ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, इससे निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन से निकलता है और इसका कार्य क्या होता है? रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को यह नियंत्रण करता है।
कौन नियंत्रण करता है? पैराथार्मोन हार्मोन्स। पैराथार्मोन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, अभी आप पढ़े थे कि एड्रीनेलिन हार्मोन्स की वजह से ही हमें गुस्सा आता है, या गुस्सा हमारा जैसे जैसे एड्रेनिल जो हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में बढ़ता जाता है तो हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है, और नार एड्रेनलिन जो होता है हार्मोन्स उसकी वजह से हमारा गुस्सा शांत होता जाता है और हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वह एड्रेनलिन है, और इसका कार्य क्या है? क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक, आगे है जो अगली ग्रंथि है वह पैनक्रियाज अर्थात अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि, पैनक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन किसे स्रावित होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। सभी लोग याद करते हुए चलिए, इंसुलिन ग्रंथि किसे स्रावित होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। इसका कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब ये प्रश्न आपका मुख्य रूप से बन सकता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से हो जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा इंसुलिन। और एक प्रश्न और जोड़ते हैं कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि से। पैनक्रियाज या अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। आगे है वृषण। वृषण जो होता है यह मनुष्य में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नर में जो भी नर जातियां होती हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें वृषण होता है, और इससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स स्रावित होता है। इसका कार्य क्या होता है? नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वह होता है वृषण नर। वृषण जो होता है उस ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे है मादा के लिए अंडाशय। अंडाशय मादा में, और इनसे स्रावित होता है जो हार्मोन वो है एस्ट्रोजन। पुरुषों से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन, और मादा से स्रावित होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो सभी लोग इस तरह से हम लोग हमारे शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम को जाने, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़े, और उनके प्रमुख कार्यों को भी ध्यान से देखें। आगे देखते हैं, जिस तरह से जंतुओं में समन्वय की क्रिया हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हमारे आसपास पेड़ पौधे भी होते हैं, तो पेड़ पौधों में भी जंतुओं की तरह ही समन्वय की क्रिया होती है। यह बात जरूर है कि पौधों में वो सभी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं जो जंतुओं में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी पौधों में समन्वय की क्रिया होती है। तो देखते हैं कि पौधों में समन्वय की क्रिया कैसे होती है। आइए, बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पौधों में समन्वयन। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हमने पहले ही बताया आपको कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वह जीव जंतुओं में पाया जाता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। हम तो आपको बताया कि जंतुओं में जो होता है तंत्रिका तंत्र एक जाल की तरह फैला होता है, और उसी की वजह से आपको कोई भी उद्दीपन प्राप्त होता रहता है। लेकिन पौधों में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। इनमें भी हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन समन्वयन के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे चना मटर के खेतों में पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोट लेते हैं। ये देखिए, आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहने वाले बच्चे हैं। जाड़े के मौसम में आप देखते होंगे कि चना का खेत है तो उसमें सब लोग उसे खोटते हैं। तो उसे खोटने से फायदा होता है। फायदा क्या होता है कि जो होता है कि पौधों को खोट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो उपस्थित जो हार्मोन्स होता है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से पौधों में डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, उसमें ज़्यादा शाखाएँ निकलने लगती हैं। इसलिए चना के खेत को जो होता है, चना के पौधे को होता है कि एक बार ज़रूर खोदवाते हैं। तो जो पौधों में डेवलपमेंट होता है वह किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। पौधों में पाए जाने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, उनको आप देख लीजिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल, एथिलीन। ठीक। और पादप हार्मोन्स के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इनकी भी तालिका बनी हुई है, इसे भी तालिका को आप लोग चार्ट पेपर बना लीजिएगा और अपने क्लासरूम में चस्पा कर दीजिएगा। देखिए, चार्ट पेपर बनाना, उसको चस्पा करने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप चार्ट पेपर बनाते हैं तो उसे आप कलरफुल करते हैं, कई रंगों को भरते हैं। तो जब कलरफुल करते हैं और कई रंगों को भरते हैं तो आप हार्मोन्स या कोई भी चीज़ जब डायग्राम के तरह से या फिर ऐसे ही लिखते हैं तो वो चीज़ आपके सामने होती है और आप उसे याद करने में सक्षम हो जाते हैं। तो याद करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कि ऑक्सिन जो होता है पादप हार्मोन से एक ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन्स है। यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। यह कोशिकाओं के दीर्घीकरण का कार्य करता है। जिब्रेलिन जो होता है, इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। यह अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। ठीक। साइटोकाइनिन जो होता है, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का मतलब होता है कि पौधों में नए नए अंग बनते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों में कोशिका विभाजन होता है, जीव में भी होता है और जंतुओं में भी, जीव जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है, एब्सिसिक अम्ल जो है यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है। यह पत्तियों को झड़ने में भी सहायक होता है। एथिलीन जो हार्मोन्स है, यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन्स मददगार होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। कौन सा हार्मोन? एथिलीन होता है। ऑक्सिन जो होता है यह कोशिकाओं के दीर्घीकरण में काम करता है। ठीक, ये जानते रहिएगा। साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एथिलीन जो होता है यह कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हो चुका है। हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको एक पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। जैसे हमने क्या सीखा? हमने इस पाठ के अंतर्गत यह सीखा कि कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं वह सूक्ष्म होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा आदि। कोशिकाओं का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से करते हैं। कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके विशेष विशेष कार्य होते हैं। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सेल वॉल पढ़े, सेल मेम्ब्रेन पढ़े, लाइसोसोम्स पढ़े, सेंट्रोसोम पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े। माइटोकॉन्ड्रिया दिया भी हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो होता है ऊर्जा का निर्माण एवं संग्रह करना होता है। फिर पादप कोशिका जो होता है, आगे हम लोग पढ़े इस पाठ के अंतर्गत कि पादप कोशिका भित्ति से ढकी होती है तथा इसमें हरित लवक नामक एक विशिष्ट कोशिकांग पाया जाता है जिसकी सहायता से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अच्छा, ये बताइए कि पादप कोशिका में तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक पाया जाता है, क्या जंतु कोशिका में भी पाया जाता है? जी हाँ, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़े इस पाठ के अंतर्गत कि समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य होते हैं ऊतक कहलाते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम और क्या पढ़े? इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़े कि पौधों में ऊतक दो समूहों में बांटा जाता है, एक प्रविभाजी ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। आगे पढ़े हम लोग इस पाठ के अंतर्गत कि जंतुओं में ऊतक कई प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आगे जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, जिससे हम लोग आज ही पढ़े हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम लोग ग्रंथि और हार्मोन्स के बारे में पढ़े और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम लोग मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं के बारे में हम लोग पढ़े हैं।
आगे इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़े कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स के द्वारा समन्वित करते हैं। ठीक, आगे जो है कि कुछ पौधों में जो कुछ हार्मोन्स जो है पौधों में पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकानिन, एबिसिसिक अम्ल, एथिलीन आदि पादप हार्मोन्स हैं। इस तरह से हम लोग इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इस पाठ का अभ्यास प्रश्न बचा। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सभी लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट के जरिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव को भी हमें प्रेषित कीजिए। धन्यवाद।